नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कहानी लेके आए हैं दकियानूसी परंपराएं। विवेक ने लंच ब्रेक के दौरान मोबाइल पर मुझे जो जानकारी दी उसने मुझे चिंता में भर दिया। विनोद भैया ने किराए का मकान ढूंढ लिया है। मुझे उनके दोस्त ने बताया है कि 2 हफ्ते के बाद वे शिफ्ट कर जाएंगे। विवेक की आवाज़ में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। हमें उन्हें जाने से रोकना होगा। मैं एकदम बेचैन हो उठी। बिल्कुल रोकना होगा रितु। अब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले हम पर कितना हंसेंगे। तुम आज शाम को भाभी को समझाना। मैं भी बड़े भैया को भी फ़ोन करके आता हूँ। नहीं, मैंने उन्हें फ़ौरन टोका। अभी आप किसी से इस विषय में कोई बात ना करना प्लीज़। यह मामला समझाने बुझाने से नहीं सुधरेगा। फिर कैसे बात बनेगी। पहले शाम को हम आपस में विचार विमर्श करेंगे, फिर कोई कदम उठाएंगे। ओके। इधर उधर की कुछ और बातें करने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने आँख मूंद ली और वर्तमान समस्या के बारे में सोच विचार करने लगी। जॉइंट फैमिली की बहू बनकर ससुराल आए मुझे अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि अब मेरे जेठ जेठानी अलग होने की सोच रहे हैं। इस कारण मैं परेशान तो हूँ, पर मेरी परेशानी का कारण जग हंसाई का डर नहीं है। जॉइंट फैमिली से जुड़े रहने के फ़ायदों को, उसकी सुरक्षा को मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जानती हूँ। मेरे पापा का दिल के दौरे से जब अचानक ही देहांत हुआ था, तब मैं बीकॉम के लास्ट ईयर में पढ़ रही थी। साथ रह रहे मेरे दोनों चाचाओं का पूरा सहयोग हमारे परिवार को न मिला होता तो मेरे कॉलेज की पढ़ाई बड़ी कठिनाई से पूरी होती। फिर बाद में जो मैंने एमबीए भी किया है, उसकी डिग्री को प्राप्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एमबीए करने के बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली तो मैं अपनी जॉइंट फैमिली को मजबूत स्तंभ बन गई। मैंने अपने छोटे भाई को इंजीनियर, बड़े चाचा के बेटे को डॉक्टर बनाने में मेरी पगार का पूरा सहयोग रहा। मैंने अपनी शादी का लगभग पूरा खर्चा मैंने ही उठाया। मेरे मायके में जॉइंट फैमिली की नींव आज भी मजबूत है। अपनी ससुराल में भी जॉइंट फैमिली की जड़ों को उखाड़ने नहीं देना चाहती थी। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने अपने बॉस अमन साहब से मिलने उठ खड़ी हुई। वे मुझे बहुत मानते थे और इस समस्या के समाधान के लिए मैं उनकी सहायता व सहयोग पाने की इच्छुक थी। शाम को घर में घुसते समय मेरे पास सबको सुनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। उसे मैं शानदार अभिनय करते हुए सुनाना चाहती थी, पर वैसा कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि मेरी सासू माँ संध्या भाभी पर बुरी तरह बरस रही थी। हम तो तंग आ गए हैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के बीमार रहने से। मेरी सास की गुस्से से भरी आवाज़ घर के बाहर तक सुनी जा सकती थी। तुम सारा दिन पलंग तोड़ती रहा करो और ऋतु सुबह रसोई में घुसे, फिर ऑफिस में, और फिर थकी हारी शाम को लौटे तो फिर सबका खाना बनाने को रसोई में घुसे। अरे इस तरह से बड़ी घर गृहस्थियाँ नहीं चलती। अगर कल को हमने घर से अलग कर दिया तो कौन देगा खाना बनाकर विनोद और बच्चों को। संध्या भाभी अपने कमरे में खामोश लेटी थी। यह सच है कि वे आए दिन कमर व सिर के दर्द से परेशान रहती थी। तब तक उनसे कोई काम नहीं होता और मेरी सासू माँ ऐसे मौक़ों पर उन्हें कड़वी तीखी बातें सुनाने से चूकती नहीं थी। मैं घर में मौजूद हूँ तो सासू माँ भाभी को ज़रा ज़्यादा बुराइयाँ गिनाने के साथ साथ मेरी प्रशंसा के पुल भी बांध देती थी। भाभी और मेरे व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न है। वे बीमार रहती हैं और मैं बिल्कुल चुस्त। घर की साफ सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने व रसोई के सारे काम अकेले निपटाने का अभ्यास मुझे अपने माता पिता के घर से ही है। ये सारे काम मैं वहीं नौकरी करने के साथ साथ करती थी। इन कामों में मैं न थकती थी न चिढ़ती थी। संध्या भाभी के दर्दों ने उन्हें अपाहिज सा बना दिया था। फूला शरीर भी उनकी कार्य क्षमता को कम कर रहा था। सासू माँ और उनके बीच झगड़ा शायद हमेशा से चलता रहा होगा, पर मेरे आने के बाद स्थिति बदतर हो गई। मैं समझ सकती हूँ कि देवरानी के सामने आए दिन बेइज्जत होना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। वे उलट कर जवाब देने की आदी नहीं है, पर कभी कभी गुस्से का शिकार हो अपना संतुलन खो देती हैं। कोविड-19 के दिनों की बात थी
की दूसरी थी, पर अब तक लगा मामला सुधर जाएगा। पर सासू माँ तो और मुखर हो गई। जिठानी के पलट कर जवाब देते ही मेरी सास घंटों तक झगड़े को बनाए रखती। घर का माहौल तब तक बहुत गर्म हो जाता था। इसी कारण संध्या भाभी चुप रहती। मैंने कई बार उन्हें अपने कमरे में मौन आंसू बहाते देखा था। उस दिन कपड़े बदल कर जब मैं उनके हालचाल पूछने उनके कमरे में पहुंची तो उनकी आंखों में आंसुओं के बजाय गुस्से व विद्रोह की भावों को देखकर मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। किराए के मकान में जाकर रहने का निर्णय उनके विद्रोही भावों को पैदा कर रहा था। उनके इस फैसले की विवेक और मेरे अलावा किसी को खबर नहीं थी। उनके दोनों बच्चे एक तरफ रखी स्टडी टेबल पर पढ़ रहे थे। शायद किसी टीचर से ऑनलाइन ट्यूशन चल रही थी। मैंने भाभी से सिर्फ उनका हालचाल पूछा और फिर रोहित और आंचल से हाय की। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। दोनों की लिखावट के अक्षर मोतियों से नज़र आते हैं। दोनों के कक्षा में प्रथम आने का पूरा श्रेय संध्या भाभी को जाता है। वे प्यार व सहनशीलता के साथ उन्हें नियमित रूप से पढ़ाने की पूरी दिलचस्पी लेती हैं। भाभी, अब मम्मी की बातों का बुरा न माना करो। रसोई का काम मैं संभाल लूँगी। मेरा यह आश्वासन उनका मूड ठीक करने में असमर्थ रहा और वे दोनों बच्चों को प्यार करने के बाद उनके कमरे से बाहर आ गईं। विवेक तब तक ऑफिस से लौट आए थे। मैंने कुछ देर तक उन्हें संक्षेप में अपनी बात समझाई और फिर रात के भोजन की तैयारी करने में किचन में चली गई। मेरी सासू माँ भी रसोई में आ गई थी, पर वहाँ उनकी ऊर्जा का बड़ा भाग संध्या भाभी को जली कटी बातें सुनाने में खर्च हो रहा था। मेरा ज़्यादा बोलने की आदत कभी नहीं रही। इस कारण कई लोग मुझे घमंडी मानने की भूल कर बैठते थे। मैं अंतर्मुखी इंसान हूँ और मुझे अपने काम में से काम रखना पसंद है। अपनी सास का लगातार बोलना मुझे पसंद नहीं रहा था, पर मैं चुपचाप काम में लगी रही। ना तो मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती और ना ही भाभी के पक्ष में बोलकर उन्हें भड़काने की गलती करी। डिनर कर लेने के बाद मुझे सबको वह खबर सुनाने का मौका मिला जिसे मैं घर में घुसते ही सुनाना चाहती थी। अपने ससुर जी को संबोधित करते हुए मैंने खुशी भरे लहजे में कहा, पापा, मुझे ऑफिस में आज प्रमोशन मिला है। ये देखिए मेरा ऑफ़र लेटर। मेरे हाथ से लेटर को लेकर ससुर जी ने पढ़ा और फिर परेशान लहजे में बोले, बहू, इसमें तो तुम्हारे मुंबई जाने की बात लिखी हुई है। वहीं एक समस्या ज़रूर है, पापा, पर पदोन्नत के साथ मेरी पगार में पूरे 15,000 रुपये हर महीने की बढ़त भी होगी। वह तो ठीक है, पर इतनी दूर जाने का फैसला? तुम लोगों को मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सास ने अपने पति को टोकते हुए अपना मजबूत स्वर व्यक्त किया। अरे, 15,000 की बढ़त मिलेगी तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे। फिर कल को तुम्हारे पैर भारी होंगे तो कौन देखभाल करेगा तुम्हारी? विवेक ने शांत लहजे से अपनी माँ को जवाब दिया, माँ, अभी हमने इस विषय पर ठीक से सोच विचार भी नहीं किया, पर इस प्रमोशन को पाना ऋतु के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरी कंपनी ने मुझे मुंबई शाखा में ट्रांसफ़र करने के लिए आसानी से राजी हो जाएगी। रही बात बच्चे होने के समय देखभाल की, तो अच्छे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की मुंबई में कोई कमी नहीं है। बेकार की बातों को मत कर तुम। सासू माँ ने उन्हें डपट दिया। माँ बाप के बुढ़ापे में बेटे के साथ रहना चाहिए। आजकल कोविड-19 की वजह से पता नहीं कब बसें, ट्रेनें, फ्लाइट बंद हो जाएं। हमें आए दिन घर से निकल जाने की धमकी मिलती। भाई, मेरे इस घर में सुख शांति से रहने के दिन कब के ख़त्म हो चुके हैं। विनोद भैया ने नाराज़गी भरे अंदाज में अपनी शिकायत दर्ज कराई और ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।